इंटरव्यू में ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो आपके आंसर से दूसरा क्वेश्चन बन जाता है। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैंने मेरा रेज्यूमे जो था एकदम बेसिक रखा हुआ था, जैसे मैंने उसमें मेंशन किया हुआ था मेरे स्किल्स में C++ और बेसिक ऑफ पाइथन। नमस्कार दोस्तों, मैं इंशुल, मैं आप सभी का अपने चैनल टेक इन टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मिहिर अपना इन्फोसिस का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूं, मिहिर DSE प्रोफाइल के लिए सेलेक्ट हो गया, दैट इज डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर। एक बात और दोस्तों, इस वीडियो में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज मेंशन किए हैं, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि क्या क्या इन्फोसिस की, अगर आप इन्फोसिस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इनके इंट्रोडक्शन के साथ। उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। So thank you so much, Anshul, for giving me this wonderful opportunity and inviting me to your YouTube channel. So starting from my introduction, hello everyone. My name is Mihir Bhatt, and I'm currently doing my BTech from Purnima Institute of Engineering and Technology, which is located in Jaipur. So currently, I qualified the Infosys exam, which was HackWithInfy 2022 batch. And they called me for an interview, and I just cleared that interview, and today they offered me digital specialist engineer role. And like today I'm going to explain about my interview experience, like how it was organized and how it was they asked me the questions for the interview. ओके, सो थैंक यू सो मच मीर, आप अपने इंट्रोडक्शन के लिए। अब आप मुझे बता सकते हो कि क्या आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस था, कैसे आपने अप्लाई किया और आपके कैंपस में कैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिली? या श्योर अंकुल, लाइक इन्फोसिस जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, इसका दो तीन टाइप का होता है। जैसे आप अगर फ्रेशर हो तो एक तो आपको थर्ड ईयर में जब आप रहते हो ना, तो उनके लिए दो एग्जाम्स होते हैं। सिर्फ थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए होता है कि जब भी आप थर्ड ईयर में आए, इस टाइम का आपका पेपर हो चुका होता है कुछ टाइम पे, तो एक एग्जाम होता है इनपीटीक्यू और दूसरा एग्जाम होता है हैक विद इनपी। तो इनपीटीक्यू में जनरली क्या होता है, दो राउंड होते हैं। एक तो नॉर्मली एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं, या फिर उसमें एमसीक्यू होते हैं थोड़े बहुत, जावा हो गया या फिर आपका C++ हो गया। और दूसरा राउंड जो होता है वो आपका जनरली कोडिंग का होता है। तो ठीक है, अगर आपकी एप्टीट्यूड अच्छी है और आपका जो कोडिंग है वो भी अच्छा है थोड़ा बहुत, मतलब आप मीडियम इंटरमीडिएट लेवल के कोडर हो, तो आप इनपीटीक्यू क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अगर कभी घबराने की बात नहीं है कि अगर वो साल में दो पेपर लेते हैं, इनपीटीक्यू और हैक विद इनपी, दोनों 2 महीने के अंदर हो जाता है। तो अगर आपका इनपीटीक्यू नहीं होता तो फिर भाई डरने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपके पास अगले महीने एक और अपॉर्चुनिटी होती है हैक विद इनपी नाम की। तो मेरा भी ऐसे इनपीटीक्यू नहीं हो पाया था टाइम की वजह से, और थोड़ा सा मेरा लैपटॉप का कैमरा प्रॉब्लम करता है, तो वो कैमरा क्रैश होने की वजह से मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था। दूसरा पेपर था वो हैक विद इनपी का था। तो हैक विद इनपी में क्या होता है कि एक राउंड होता है जनरली, दूसरा राउंड तो वो बहुत अलग चीज हो जाती है। पहला राउंड होता है, उसमें 3 प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें क्या आपको एक इजी लेवल का होता है, एक मीडियम लेवल का होता है और एक काफी डिफिकल्ट लेवल का होता है ऐसे। तो इसके लिए आपका डेटा स्ट्रक्चर जो है ना, वो अच्छा होना जरूरी है। आपका एल्गोरिदम्स के ऊपर जो आपका अप्रोच है, आपका पकड़, वो काफी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सर्चिंग, सॉर्टिंग, बैक ट्रैकिंग, सारे एल्गोरिदम्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप जाके इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे 3 क्वेश्चन थे, तो मेरा पहला क्वेश्चन जो था, तो पहला क्वेश्चन में आपको क्या होता है कि आपका कुछ टेस्ट केस दिए होते हैं। एक तो सैंपल टेस्ट केस होते हैं और कुछ प्राइवेट टेस्ट केस होते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन होगा वहां पे तो आपको दिया रहेगा, साथ में आपको इनपुट का तरीका ये पता दिया रहेगा कि हाँ, इनपुट में ये सब है, तो आपको इनका इस प्रोग्राम को सॉल्व करना है। और जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है कम से कम होनी चाहिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और आपका कोड जो होता है वो काफी एफिशिएंट होना चाहिए। तो जैसे कि मेरा पहला वाला क्वेश्चन था, तो उसमें मेरे सारे प्राइवेट पब्लिक सारे टेस्ट केस पास हो गए थे। 13 टेस्ट केस होते हैं जनरली, तो 13 के 13 पास हो गए थे। और जो मेरा दूसरा क्वेश्चन था वो 60% रन हुआ था, तो उसमें मेरा 13 में से 7 टेस्ट केस तो चल गया था, बाकी में मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो गया था। तो तीसरा क्वेश्चन तो मैं करने का टाइम ही नहीं मिला, टाइम आउट हो गया था। तो ये मेरा हुआ था 7 मई को एग्जाम। 7 मई को एग्जाम हुआ था। उसके बाद 9 और 10 जून के आसपास में इसका रिजल्ट आ गया था कि हाँ, आप सेलेक्ट हो गए। आपको इंटरव्यू के लिए इन्फोसिस की तरफ से एक मेल आता है कि आपका इंटरव्यू के लिए आपका सिलेक्शन हो गया है। इसमें क्या होता है ना, हैक विद इनपी में जनरली जो टॉप 100 स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब जिनका टॉप 100 होते हैं हैक विद इनपी के पहले राउंड में, तो उनको एक हैकाथॉन होता है, 3 दिन का होता है। तो वो एक
हैकाथॉन होगा, उसमें टॉप 100 कंटेस्टेंट्स हो गए हैकाथॉन यूनिवर्सिटी को, उनको लेके वहां जाते हैं। तो उनमें जो विनर्स होते हैं तो उनको रिवॉर्ड मिलता है, कैश प्राइज हो जाते हैं, गुडीज हो जाते हैं। तो अनलकीली मैं टॉप 100 में तो नहीं था। बाकी मेरे को इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन मेल आ गया था। तो ओके। 22-23 को मेरे को एक मेल आया था कि 22 और 23 जून को मेरे को एक मेल आया था कि जैसे आपका इंटरव्यू होगा तो उसके 48 प्रायर आपको एक मेल आ जाएगा आपके लिंक के साथ, फिर आप इंटरव्यू के लिए आ जाना उधर। तो 6 जुलाई को मेरे पास मेल आया था कि लाइक आपका इंटरव्यू का जो शेड्यूल है वो कल है शाम के 5:20 से, तो आप आ जाना। तो मेरे को मेल मिल गया। उसके बाद अगले दिन मेरे इंटरव्यू प्रोसेस चालू हो गए। तो मैं तो सो यही कहूंगा कि अगर ज्यादा पैनिक तो करना नहीं है इस चीज के लिए। ओके। सो मीर, आपके इंटरव्यू पर बढ़ने से पहले ये बताइए कि आपका जो प्रोग्रामिंग राउंड था, पहला राउंड, उसके लिए आपने क्या क्या रिसोर्सेस यूज की थी, कि आपने डेटा स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ से सीखी है, और कौन कौन से टॉपिक है जिस पर फ्रेशर्स को भी हाँ ध्यान देना देखिए, चाहिए? हाँ ये चीज तो मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि आपका ट्री का जो सर्चिंग है, सॉर्टिंग है, ये तो काफी अच्छी होनी चाहिए। लाइक जैसे कि आपको ब्रेथ फर्स्ट सर्च हो जाता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च हो जाता है। ये सब पे आपका मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर है बहुत ही वास्ट है। मतलब उसमें आपका क्यू, लिस्ट, स्टैक सब आपको एकदम क्लियर होना चाहिए अच्छे से। जैसे आपको अगर बेसिक नॉलेज भी है तो आप प्रोग्राम तो कर सकते हो, ठीक है। पर आपको जो एल्गोरिदम को, जब तक आप उस चीज को नहीं जानेंगे तब तक तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। कोई बहुत बड़ा टफ चीज नहीं है डीएसए। अगर आप पूरा ओपन माइंड के साथ, अगर फोकस के साथ करते हो तो काफी इजीली हो जाएगा। आपको बस इसको टाइम देना पड़ेगा डेटा स्ट्रक्चर को। ओके, रिसोर्सेज जैसे मेरे पास डेटा स्ट्रक्चर के लिए था, एक जावा टी पॉइंट है, वो नॉर्मली ओके। थ्योरी बेस्ड होता है। और जैसे मेरे को इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए जब प्रिपेयर करने थे तो मैंने गेट स्मैशर्स नाम का एक यूट्यूब चैनल है, तो वहां से भी किया हुआ था अपना। तो वो काफी अच्छा समझाते हैं एल्गोरिथम्स वगैरह को, तो मेरे को काफी अच्छा लगा था उनका यूट्यूब चैनल। बाकी मेरे 2-3 सीनियर हैं, नाम डिस्क्लोज कर ही देता हूँ। जैसे एक कौतुक भैया है, मेरे कॉलेज के सीनियर है, तो मेरे को सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में उनसे ही पता चला था। तो उन्होंने मेरा काफी हेल्प किया था, उन्होंने और एक सचिन भैया हैं, वो भी, उन दोनों ने काफी हेल्प किया था मेरे इस चीज के लिए। तो डेटा स्ट्रक्चर के लिए काफी उन्होंने मेरे को मटेरियल्स दिए थे कि यहाँ से पढ़ लेना। बाकी प्रोग्रामिंग के लिए तो खुद ही मेहनत करना पड़ता है, जैसे गीक हो गया, लीड कोड हो गया। सबसे अच्छा तो मेरे को लीड कोड ही लगा था अभी तक। हम्म। चलो, थैंक यू यार, आपने रिसोर्सेज मेंशन किए, और मैं सारी रिसोर्सेज की कोशिश करता हूँ कि जितने भी लिंक है वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अब जैसा कि आपके पास इंटरव्यू का मेल भी आ गया, तो अब इंटरव्यू में क्या, और एक बात और पूछा था मीर, यहाँ कौन कौन सी प्रोफाइल्स के लिए हायरिंग होती है? तो आपको बोल दिया गया था कि आपकी हायरिंग डिजिटल के लिए, मतलब आपका हाँ इंटरव्यू हाँ डिजिटल के लिए है? हाँ हाँ, मेरे को बोल दिया गया था कि आपका जो इंटरव्यू होगा वो डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर के रोल के लिए होगा। बाकी यहाँ पे 3 रोल होता है, एक होता है सिस्टम इंजीनियर, एक होता है डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर, और तीसरा होता है पावर प्रोग्रामर। तो जैसे कि ओके। अगर आपका पावर प्रोग्रामर के लिए ना, तो पावर प्रोग्रामर के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आपका डीएसए एकदम गॉड लेवल का होना चाहिए, काफी गॉड लेवल का। ओके। मतलब इसका इंटरव्यू जो होता है काफी लंबा चलता है, काफी लंबा, क्योंकि जैसे इसकी पैकेज भी हाई होती है, मतलब आपको अच्छा सैलरी ऑफर करते हैं। तो आपसे वो ऐसा उम्मीद भी लगा के रखते हैं कि हाँ आपको काफी कुछ आना चाहिए। और जैसे सिस्टम इंजीनियर के लिए है तो नॉर्मल आपका जो नॉलेज है जो आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो उससे तो हो ही जाता है। बाकी डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर के लिए भी थोड़ा बहुत तो चाहिए नॉलेज। जैसे कि मैं तो आपको सब्जेक्ट भी बता दूंगा कि कौन कौन सा पढ़ना होता है इसके लिए। जैसे कि मैंने चलो। तो C++ तो वो तो कर ही रहते हैं कॉलेज में। आपका ऊप का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, डीएसए बिल्कुल क्लियर होना बिल्कुल। चाहिए, ताकि ये जो हैकविजन का जो इंटरव्यू होता है वो काफी बेसिक लेवल का होता है। आपका बेसिक लेवल अगर आपका एकदम अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेनली वो आपके इंट्रोडक्शन से कि आप उनको कैसे अपने आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उनके सामने वो, और दूसरा आप अपना प्रोजेक्ट उनके सामने कैसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो। अगर वो आपके टेक्नोलॉजी से अगर वो इम्प्रेस हो गया, उनको लगता है कि हाँ आपके पास नॉलेज है, तो आप अगर कुछ थ्योरेटिकल पार्ट अगर आपका हल्का फुल्का नॉर्मल भी जाता है तो आपको कंसिडर कर सकता है। और इन्फोसिस ऐसी कंपनी है वो जल्दी किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकती है। जैसे कि आपको पावर प्रोग्रामर के लिए हायर कर रही है, आपका इंटरव्यू उतना कुछ अच्छा नहीं गया, बट हाँ एवरेज गया हुआ है, तो आपको रिजेक्ट करने के बजाय ना आपको दूसरे रोल में आपको सेलेक्ट कर लेगी। जैसे पावर प्रोग्रामर है, आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया तो आपको डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर के लिए सेलेक्ट कर लेगी। और ओके। अगर आपका डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर के लिए है, और डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर के और आपका असेसमेंट इंटरव्यू का उनकी उम्मीद के हिसाब से नहीं जाता है, पर हाँ आपके पास नॉलेज है, उनको लगा कि हाँ ये बंदा कर सकता है आगे, तो आपको सिस्टम्स इंजीनियर के लिए भी हायर कर लेती है इन्फोसिस।
ओके मिहिर, तो आपने काफी अच्छे से बहुत कुछ सम अप कर दिया, बट अब सम अप से पहले मैं चाहता हूँ कि इस चीज को एक्सपेंड करते हैं, तो आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं कि आपका इंटरव्यू कैसे या स्टार्ट हुआ था और तो क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। हाँ, तो जब मैंने ज्वाइन किया था, मेनली उनका इंटरव्यू जो हुआ था, उनका खुद का प्लेटफॉर्म है सिस्को वेबएक्स, उसके ऊपर हुआ था। तो ओके। उन्होंने सबसे पहले, मैं गया था वहां पे, तो वहां पे एक जो होता है ना होस्ट, वो थे जो इंटरव्यू लेने वाले थे, वो अभी आए नहीं थे, तो 2-3 मिनट के बाद वो आ गए। तो उन्होंने सबसे पहले मेरे से पूछा कि आज का दिन कैसा गया। तो मैंने बताया काफी अच्छा था। तो मेरे को ना, मेरी दीदी भी इंजीनियर है, तो उन्होंने मेरे को काफी बार बताया भी था कि जैसे कि सामने वाला अगर आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन करे ना, तो उसको पहले पूरा बोल लेने देना, तभी अपना बात रखना है, क्योंकि फिर अपना एक निगेटिव इंप्रेशन पड़ जाता है उसके ऊपर। बिल्कुल तो सही, मैंने बिल्कुल वो सही। चीज को ध्यान में रखा हुआ था। और मैंने उस चीज को ध्यान में रखा हुआ था। दूसरा, जैसे सबको ही कहते हैं कि फोकस रहना, काम रहना, नर्वस, जनरली ये कहने में बहुत आसान होती है बात क्यों, ठीक है। नर्वस मैं भी था, पर मन में वो बार बार चल रहा था कि काम रहना है, काम रहना है, काम रहना है। तो वो सोच सोच के थोड़ा सा काम था वहां पे। तो फिर वो आए, मेरे को बोला कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैंने इंट्रोडक्शन में ज्यादा समय तो लिया नहीं, बस मेरे जो रेज्यूमे था ना, रेज्यूमे मैंने उसको समराइज कर दिया उनके सामने बस, ओके। वर्डिंग के साथ मेरे। तो मैं एक और चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा, एक एडवाइस होगी कि रेज्यूमे में सिर्फ वही मेंशन करो ना जिससे तुम एकदम अच्छे से अपना 100% दे सकते हो। जैसे कि तुमने कोई, जैसे तुम पाइथन कर रहे हो, ठीक है, फिर पाइथन आप कर रहे हो और पाइथन को की आपको 100% नॉलेज नहीं है, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप पाइथन मेंशन करो ही मत बेटा। क्योंकि वो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो इंटरव्यू में ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो आपके आंसर से दूसरा क्वेश्चन बन जाता है। तो एग्जैक्टली, मैंने मेरा एग्जैक्टली। रेज्यूमे जो था, तो मैंने मेरा रेज्यूमे जो था एकदम बेसिक रखा हुआ था। जैसे मैंने उसमें मेंशन किया हुआ था, मेरे स्किल्स में C++ और बेसिक ऑफ पाइथन मैंने मेंशन कर दिया था, क्योंकि मैं पाइथन उसमें सीख ही रहा था। तो उनको ये चीज अच्छा लगा था मेरे रेज्यूमे में कि हाँ ठीक है, इसने मतलब ऑनेस्टली बता दिया कि इसको क्या आता है। और डेटाबेस के लिए मैंने वो MySQL डाल रखा था। और जो जी सूट वगैरह तो सबको आता ही होगा, मेरे वजह से लगता है, क्योंकि कंप्यूटर अगर एप्लीकेशन में आते हैं तो आपको जी सूट तो आता ही होगा, MS ऑफिस वगैरह। तो उन्होंने मेरे से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि आपका जो आपकी स्किल्स में जो आपने लैंग्वेज प्रेफर करते हो, तो आपका लैंग्वेज कौन सा है। तो मैंने C++ से बताया था। तो उन्होंने बोला था कि यार तो C++ क्या है और C से अलग क्यों है। तो मैंने बताया कि यार ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का यूज होता है, लाइक इसमें इनकैप्सुलेशन होता है, इसमें पॉलीमॉर्फिज्म, उसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस वगैरह होता है। और सी जो होता है अपना, सी में नॉर्मली अपने कुछ लाइब्रेरीज होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता नहीं, ये प्रोसीजरल ओरिएंटेड होता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप काम करता है। तो उन्होंने बोला ओके फाइन। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि वर्चुअल फंक्शन किधर यूज करते हैं। तो मैंने उनको बता दिया कि जैसे प्राइवेट और पब्लिक क्लास अगर आप दूसरे क्लासेस में अगर आप उनको डिराइव करना चाहते हो, क्योंकि मेरा तो वर्चुअल फंक्शन उतना मेरे को याद नहीं आ रहा था, तो मैंने बताया था और वो डायरेक्टली सही हो गया था। तो उन्होंने, मैंने बताया वर्चुअल फंक्शन ऐसे होता है। बाकी मैंने ये बता दिया था कि वर्चुअल फंक्शन जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म का, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है। तो इस क्वेश्चन के बाद से ना उन्होंने 2 क्वेश्चन और बनाए। मेरे से पूछा कि कौन कौन से पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो मैंने पॉलीमॉर्फिज्म डिफाइन कर दिया उनके सामने और बता दिया कि कंपाइल टाइम और रन टाइम होता है। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछ लिया कि कंपाइल टाइम में कौन कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म होगा। तो मैंने बता दिया फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो उन्होंने फिर मेरे से पूछा कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है। तो मैंने बताया कि नॉर्मल फंक्शन। तो मैंने बोला कि मैं मन में तो मेरे आ रहा था कि यार हाँ काफी क्वेश्चंस तो बनते जा रहे हैं। तो ये था कि मैंने थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन जो थी मेरी, मैंने काफी अच्छा कर रखा था उस टाइम के लिए। तो मैंने बताया कि जैसे आप नॉर्मल सम्स के लिए, जैसे नॉर्मल आप एडिंग वगैरह करते हैं तो आपके लिए प्लस ऑपरेटर काम कर जाता है। तो पर आप स्ट्रिंग्स को कैसे ऐड करोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करोगे, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि मेनी फंक्शन बट वन फॉर्म, ठीक है। मतलब आप अलग अलग कामों एक ही चीज को अलग अलग कितने टाइप से कर सकते हो, ठीक। तो मैंने उनको बताया कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए और या फिर स्ट्रिंग्स को ऐड करना होता है, तो उसके लिए अपना ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है। तो यहाँ से हट के फिर मेरे को बोला कि 2 प्रोग्राम लिखवाए। हाँ, ये सबसे बड़ा ध्यान देने वाला बात है यहाँ पे होगा कि वहां पे इंटरव्यू के टाइम पे आपसे 2 प्रोग्राम करवाएंगे। जनरली एक करवाते ही है, पर आपसे 2 करवाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, आप नोटपैड पे उनको लिख के दिखा दो, या फिर ऑनलाइन किसी कंपाइलर पे लिखा दो, या फिर आपके पास सर्वो की है तो आप उस पर भी लिख के दिखा दो।
ठीक, तो कोड ब्लॉक तो सबसे अच्छा रहता है, तो मेरे पास कोड ब्लॉक था, तो मेरे को बोला कि आप एक वर्चुअल फंक्शन का कोड लिख दो। तो जब मैं लिखने लग गया ना, तो बोले कि छोड़ो ये काफी लंबा हो जाएगा, एक काम करो कि जो वर्चुअल फंक्शन का क्लास यहाँ पे आप डिफाइन करते हो, बस वही लिख के उसको प्रिंट कैसे करोगे वो बता दो। तो मैंने वो वर्चुअल फंक्शन मेन फंक्शन डिफाइन किया। ठीक है, उन्होंने मेरे को बोला था कि 0 पे स्टार्टिंग लेना है। ठीक, वो उन्होंने कंडीशन दे दी थी 0 पे, तो मैंने वर्चुअल फंक्शन डिफाइन करने के बाद इनपुट में 0 भी ले लिया था। तो उन्होंने फिर बोला ओके दैट्स फाइन। फिर मेरे को एक बोला कि एक और प्रोग्राम लिखो जो स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स का होगा, और पर उसमें थर्ड वेरिएबल होता है टेम्पररी वेरिएबल, वो नहीं लेना। तो ये तो काफी बेसिक था, तो काफी ये मैंने सी बेसिक। में काफी बार किया भी था। और मेरे लैब में क्वेश्चन भी आए थे मेरे एक्सपेरिमेंट में, तो प्रैक्टिकल पेपर होते हैं। तो इसका तो मेरे को लॉजिक आता है, इसका बोला कि सिर्फ लॉजिक लिख दो, और वो स्क्रीन शेयर करवाते हैं वहां पे। जनरली कोडिंग जब आपको बोलेंगे सामने बैठ के करो, तो बोलेंगे कि स्क्रीन शेयर कर दो और अपना कैमरा ऑन कर दो। तो कैमरा तो ऑन पूरे इंटरव्यू टाइम नहीं रहता, तो स्क्रीन शेयर करने के बाद क्या होता है कि आपका जो फेस होता है वो हाइड हो जाता है। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि फोन से भी कनेक्ट हो जाओ जब तक कोड लिख रहे हो तब तक। ओके, स्वैपिंग का जब उन्होंने स्वैपिंग, और फिर उन्होंने मेरे को बोला कि स्वैपिंग ऑफ वेरिएबल विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, 2 वेरिएबल को स्वैप करो तीसरे वेरिएबल को यूज किए बिना। तो मैंने बोला ओके सर। तो मैं जनरली प्रेफर करता हूँ ना कि जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जो बेसिक होते हैं एकदम, उनको सी में लिख देते हैं। ठीक, तो उन्होंने मेरे को, जब मैं सी में लिखने लगा तो उन्होंने मेरे से बोला कि सी प्लस प्लस में क्यों नहीं लिख रहे हो, जब आपने मेंशन किया हुआ। तो मैं बोला सर इससे टाइम बच जाता है, वैसे कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो मैंने क्या उसको सी प्लस प्लस में लिखना शुरू किया। तो बोले कि ओके रहने दो, लॉजिक से लिख दो। तो मैंने लॉजिक लिख दिया, तो बोला ओके दैट्स फाइन। तो मैं बोला ओके थैंक यू सो मच सर। तो यहाँ पे मेरा ऊप का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। तो उन्होंने ऊप का एक लास्ट क्वेश्चन पूछा मेरे से कि एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन, ये दोनों चीजें क्या होती है। तो मैंने ये दोनों चीजें उनको बता दी, एब्स्ट्रैक्शन भी डिफाइन कर दिया और इनकैप्सुलेशन भी डिफाइन कर दिया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर मैंने पूछा कि डीएसए में तुम कंफर्टेबल हो, तो मैं बोला यस सर। तो बोले कि ठीक है, एल्गोरिदम क्या होते हैं। तो मैंने बताया कि सर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो होता है जिससे अपना कोई भी प्रोग्राम या फिर कोई भी प्रोसेस अपना एग्जीक्यूट होता है, तो उसको एल्गोरिदम कहते हैं मेनली, जिसके ऊपर वो बेस्ड होता है। तो उन्होंने बोला कि ये सॉर्टिंग पता है। तो मैं बोला यस सर सॉर्टिंग पता है। तो मेरे को बबल सॉर्ट बता सकते हो क्या होगा। तो मैंने बोला यस सर। तो मैंने बबल शॉट उनको डिफाइन कर दिया। तो उन्होंने एक मेरे को एक और चीज बोली कि बबल शॉट और इंसर्शन शॉट, इन दोनों को डिफाइन करो। तो मैंने दोनों चीजें डिफाइन कर दी। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला ठीक है, ट्री पढ़े हो। तो मैंने बोला हाँ ट्री पढ़ा है। तो फिर बोले कि उसमें नोड्स और रूट्स क्या होते हैं। ठीक, और मतलब उसके बाद रूट्स और नोड अरेंज कैसे होते हैं। तो मेरे को उन्होंने कुछ ट्रिक व्रिक पूछा नहीं कि कैसे होते हैं। तो मैंने बता दिया कि पेरेंट होता है वो अपना, और जो नोड्स होते हैं उसके चाइल्ड होते हैं। तो जो बड़ा होता है वो जनरली लेफ्ट साइड में जाता है, और जो छोटा होता है वो राइट साइड में। ठीक, तो उन्होंने बोला कि पक्का लेफ्ट में जाता है और राइट साइड में जाता है। मेरा आंसर तो वही था, क्योंकि मैंने तो गड़बड़ तो वहाँ पे किया हुआ था। तो उन्होंने उसको कंसिडर नहीं किया। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि डीबीएमएस का फुल फॉर्म बताओ। तो मैंने बता दिया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आरडीबीएमएस क्या होता है। मैंने आरडीबीएमएस बता दिया। फिर उन्होंने मेरे से जनरलाइजेशन पूछा, वो बता दिया। एक लाइन डेफिनेशन ही मांगा था मेरे जनरलाइजेशन का। उसके बाद मेरे से है ना नॉर्मलाइजेशन अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं, फिर नॉर्मलाइजेशन के सारे टाइप्स को एक्सप्लेन करो। तो मैंने सब कर दिया। उसके बाद मेरे से एक जो अपना बीसीएनएफ होता है, तो मैंने बीसीएनएफ पढ़ा नहीं था। मेरे को बीसीएनएफ तो मैंने बोल दिया था क्योंकि मेरे को बीसीएनएफ नहीं पता। तो उन्होंने उसको कंसिडर किया नहीं। उसके बाद बोले कि ओके दैट्स फाइन। उसके बाद मेरे से पूछा ऊप्स का, ये ओएस का एक क्वेश्चन कि सेगमेंटेशन और पेजिंग क्या होती है। तो मैंने सेगमेंटेशन बता दिया और पेजिंग भी बता दिया। तो ये क्या है, ये पेजिंग और सेगमेंटेशन जो होता है ना, कि दोनों एक ही टाइप का प्रोसेस होता है पर अलग होता है। तो मैंने उनको बता दिया ये चीज। तो फिर मेरे से पूछा कि डेडलॉक बता दो। तो डेडलॉक भी बता दिया मैंने, कि जैसे कि कोई भी अगर दो प्रोसेस होता है वो आपस में काउंटर कर जाती है, तो उसमें रेस कंडीशन हो जाता है, फिर म्यूचुअल एक्सक्लूजन की वजह से अपना प्रोसेस रन नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन को डेडलॉक बोल जाते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर मेरे से एसडीएलसी के बारे में पूछा कि एसडीएलसी क्या होता है। तो मैंने एसडीएलसी का बता दिया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसका पूरा फुल फॉर्म बताया। फिर मेरे मॉडल पूछा, तो मैंने बोला कि मेरे को मॉडल में एक ही आता है, वो अभी मेरे को करेंटली वाटरफॉल मॉडल पता है मेरे को,
और दूसरा मेरे को ग्रे बॉक्स टेस्टिंग पता है। तो उसके दिन उन्होंने मेरे से कुछ ज्यादा उससे पूछा नहीं, ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछे मेरे से, ठीक। और उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, नॉलेज तो ठीक है आपकी, बाकी थोड़ा सा और मेहनत करो। काफी अच्छा टेक्निकल नॉलेज रहा है अभी जितना पूछा है वैसे। तो उन्होंने फिर मेरे को बोला कि ठीक है मिहिर, एक चीज बताना कि जैसे आपको एक सिनेरियो दिया जाए स्नेक एंड लैडर गेम का। तो मैंने बोला ओके सर, तो एक बात बताओ कि डाइस थ्रोज होती हैं, तो आपको जाना होता है 1 to 100, तो उसमें मिनिमम डाइस थ्रोज कितनी होगी जिससे आप 1 to 100 पहुंच जाओ। तो ये अप्रोच मैंने पढ़ा था, मेरे सर ने मेरे को क्लास में एक्सप्लेन भी किया था। तो मेरे को याद था कि इस गेम में चेस का और इसका एक्सप्लेन किया हुआ था। तो मैंने बताया था कि डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है इसके अंदर सर, और इसमें ब्रेड फर्स्ट सर्च होता है। तो उन्होंने बताया कि ब्रेड फर्स्ट सर्च का अप्रोच आप बता ही दोगे, तो एक चीज बताओ कि इसमें आप जो मिनिमम नंबर ऑफ मूव कैसे होगा। तो मैंने बताया कि सर इसमें वर्टेक्स को डिफाइन कर लेंगे, उसके बाद फिर अपना एक डिस्टेंस मान लेंगे, तो 1 to 100 है, फिर अपना डाइस रोज के लिए भी एक इनपुट ले लेंगे, बाकी उसमें फिर अपना लूप चलेगा 1 to 6 का, आई इंक्रीमेंट से I1 से लेकर 6 तक। उन्होंने मेरे से पूछा कि I1 से 6 तक ही क्यों, 2, 3, 4, 5 क्यों नहीं। तो मैंने बोला था जैसे वर्टेक्स +1 हो जाता है, जैसे कि अपन एक जगह पे अपना जो अपना नंबर है, जैसे हम 5 नंबर पे है और हमने ड्राइव थ्रो किया, तो जब हम लूप चला रहे हैं तो वर्टेक्स तो अपना 5वां नंबर पे जहाँ पे हम खड़े हैं, तो अपना पॉसिबल आउटकम क्या है डाइस थ्रो का, या तो 1 होगा, 1 से 6 के बीच में ही होगा। तो यहाँ पे जब हम लूप चला रहे हैं, इंक्रीमेंट का प्रॉब्लम है, तो जैसे अपने डिफाइन ही कर दिया 1 से 6, तो इसके बीच का अगर कोई भी नंबर आएगा तो वर्टेक्स में वही ऐड होगा। तो बोला ओके ठीक है, यहीं पे रन देते हैं, बाकी वो काफी लंबा चले जाएगा। तो उन्होंने उसके बाद मेरे से HR क्वेश्चन पूछ लिए। HR इंटरव्यू भी मेरा जनरली उसी इंटरव्यू में ही हो गया था। तो उन्होंने फिर मेरे से पूछा कि 10 साल के बाद आप खुद को कहाँ देखते हो। Where do you see तो yourself in next 10 years? मैंने नॉर्मली ऐसे हाँ, तो मैंने इसको नॉर्मली ऐसे ले लिया था, कहीं देखा भी था कि वो मेरे को आंसर काफी अच्छा लगा था। तो मेरी दीदी के भी इंटरव्यू में सेम ही क्वेश्चन था ये वाला। तो दीदी ने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस जब शेयर किया था, तो उन्होंने बताया, उन्होंने बोला था कि मे बी सिटिंग इन प्लेस ऑफ योरसेल्फ एंड टेकिंग इंटरव्यूज ऑफ स्टूडेंट्स। तो Okay, मैंने nice. इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया था, लाइक वेरी मच स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस वर्किंग विद माय कोलीग, ओके, and having a very good technical hand and taking interviews, maybe sitting in place of yourself। तो वो इंटरव्यू जो तो थोड़ा सा हंस पड़े इस बात को, उन्होंने थोड़ा इसको फनी वे में ले लिया, ठीक है। तो उन्होंने उसके बाद मेरे से पूछा कि एक बात बताओ, जैसे कि आपका जो करंट जो जैसे बहुत सारे ट्रेंड्स है मार्केट में, तो आप कौन सा प्रेफर करते हो और क्यों प्रेफर करते हो। तो मैंने बोला सर जनरली मेरे को डेटा साइंस बहुत पसंद है, पर मेरे को डेटा साइंस में मशीन लर्निंग ज्यादा पसंद है। तो उन्होंने मेरे से पूछा क्यों। तो मैंने बताया उन्होंने सर क्योंकि मेरे को स्टैटिस्टिकल डेटा जो है ना मेरे को काफी अच्छा लगा। मैं मैथ्स में मेरे को जो स्टैटिक्स वाला वर्जन था वो भी काफी अच्छा लगता था। तो इस हिसाब से सर अपना जो मैथ वाला जो मॉड्यूल है वो मशीन लर्निंग में आता है, तो मेरे को काफी एंजॉय करता हूँ उस चीज को करने में। तो उन्होंने मेरे से सिर्फ प्रोजेक्ट पूछा उसके बाद कि चलो ठीक है, चलो अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर दो। तो मेरे 3 प्रोजेक्ट थे सर, फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर के पहले, जब तक मैंने टेक्नोलॉजी सीखी नहीं थी। एक ब्लूटूथ मॉड्यूल का था, मैंने नाम बता दिया। एक मैंने स्टूडेंट काउंसिल नाम का एक फ्रंट एंड बनाया था वेबसाइट का, जिसका फ्रंट एंड वाला जो पार्ट था वो मेरा था। तो जिसमें ये ग्रुप प्रोजेक्ट था, तो उसमें हमने पूरे कॉलेज के जो मैनेजमेंट होता है, जैसे फीस वीस से लेके इवेंट मैनेजमेंट से लेके एकेडमिक तक, सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए थे। क्योंकि जनरली वेबसाइट पे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि फैकल्टीज कौन से और एकेडमिक क्या है, तो हमने सोचा था कि सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाएंगे। तो वो जो आइडिया था, तो मेरी एक फैकल्टी उनको भी काफी अच्छा लगा था, तो उन्होंने हमारे काफी हेल्प की चीज को करने में। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि चलो मशीन लर्निंग एक्सप्लेन करो अच्छे से। तो मैंने सब मशीन लर्निंग बताया, सुपरवाइज लर्निंग और नॉन सुपरवाइज लर्निंग, रिग्रेशन वगैरह। तो उसके बाद उन्होंने मेरे से बोला कि ठीक है, मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन बता दो और तुम्हारा जो मशीन लर्निंग से प्रोजेक्ट होगा तो वो बता दो। तो मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ मशीन लर्निंग यूज होता है। जैसे मेडिकल फील्ड में होता है, डिजीज डायग्नोसिस में प्रेडिक्ट करता है कि हाँ ये अगर इसके अंदर सिम्टम्स है तो ये इलनेस हो सकता है। तो मेरा प्रोजेक्ट भी जनरली यही रहेगा, डायग्नोसिस सिस्टम ही मेन प्रोजेक्ट में उस पर काम ही कर रहा हूँ अभी। और एक दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, तो बेसिक है काफी फेस रिकॉग्निशन का। तो मैं फेस रिकॉग्निशन यूजिंग स्पेक एंड नॉन स्पेक पर थोड़ा सा फेशियल कंडीशन चेंज करने के बाद भी उस पर काम कर रहा हूँ। तो वो मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया उनको। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि अभी जो मार्केट में सारे बड़े ट्रेंड्स हैं
तो उनमें से कुछ नाम बता दो। तो मैंने बता दिया बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, अपना मशीन लर्निंग, उसके बाद डेवऑप्स मैंने बता दिया, एमएल ऑप्स बता दिया। तो वो बोले ओके फाइन। तो उन्होंने फिर मेरे से पूछा कि एक ये तो मेरे साइड से हो गया, अब आप आपकी साइड से जो भी पूछना है पूछ लो। तो मैं तो इसी पार्ट का वेट कर रहा था। वो मेरे से बोले, क्योंकि मैंने ऐसा होता है ना कि मैं भी स्टूडेंट था, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। तो ऐसा क्या होता है कि थोड़ा सा हर किसी के अंदर एक्साइटमेंट होता है कि वो चेक करते रहे चारों तरफ कि हाँ ये जैसे अपन इंटरव्यू के अंदर बैठने वाले हैं तो किसी और का एक्सपीरियंस देख लें। तो मैंने भी देखा था बहुत जगह। तो वो बताया था कि जो आस्क मी समथिंग होता है ना, वो एक रामबाण होता है। अगर आप वहाँ इम्प्रेस कर गए ना सामने वाले इंटरव्यूअर को, तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपके सिलेक्शन के। तो आप उनसे एकदम क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। तो बिल्कुल। मैंने उनसे पूछा कि सर हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन इन्फोसिस एंड व्हाट आर द मेजर प्रोजेक्ट ऑन विच इन्फोसिस इज वर्किंग नाउअडेज। तो उन्होंने बताया कि 7 या 8 साल का उनका एक्सपीरियंस है इन्फोसिस के अंदर। तो उन्होंने फिर टेक्नोलॉजी बताई, .NET, PHP, मेनली उनका काम बैकएंड का है। तो सब उन्होंने बताया। फिर मैंने उनसे पूछा कि सर लाइक इफ आई गेट सेलेक्टेड देन व्हाट विल बी द रोल ऑफर्ड टू मी। ठीक। तो उन्होंने बोला एज पर द इंटरव्यू हैज गॉन आई थिंक एज अ सिस्टम्स इंजीनियर। ठीक है। तो वो भी थोड़ा सा मजाक ही कर रहे थे वहां पे। फिर उन्होंने बोला कि सॉरी इट वाज वाला जोक, लाइक आई एम नॉट द ऑथराइज्ड पर्सन टू स्पीक अबाउट दिस, लाइक द राइट पर्सन विल कांटेक्ट यू एज सून एज पॉसिबल, मे बी विद इन 2 वीक्स। तो मैं बोला ओके श्योर सर। तो फिर उन्होंने बोला कि इज देयर एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी। मैं बोला कि यस सर देयर इज वन मोर क्वेश्चन। लाइक सर मैंने बोला फिर उनको कि सर जैसे कि मेरा अगर डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर के रोल में सिलेक्शन होता है तो मेरे को क्या प्रोजेक्ट होंगे जो मेरे को करना होगा। तो बोले कि मेनली प्रोजेक्ट तो ऐसे क्या होते हैं कि जब अपने क्लाइंट्स आते हैं तो प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। बाकी उन्होंने बोला कि टेक्निकल हैंड जो होता है ना उसको काफी अच्छा रखना है, जैसे कि अपना साइबर सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और डेटा ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा ऑटोमेशन, ये 4 चीज आपको बढ़िया रखना होगा। तो मैंने बोला, मैंने ये भी पूछा कि सर जैसे उसमें कहीं मैंने पढ़ा था कि फुल स्टैक होना ही चाहिए इसके लिए। तो बोलते नहीं ये एक उसके लिए वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो मैं वर्ड मिस कर रहा हूँ कि उसका एक चाहिए पार्ट ही है कि अगर आपको आता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। इतनी सारी टेक्नोलॉजीज में से आपको कुछ एक आना ही चाहिए। आप साइबर सिक्योरिटी में अच्छे हो तो आपको उसके प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। तो मैंने बोला सर मशीन लर्निंग क्या इस फील्ड में काम आती है। तो बोलते हैं तो सारे टेक्नोलॉजीज काम आते हैं, मे बी वो तो प्रोजेक्ट आपको आपके स्किल्स के ऊपर ही मिलेंगे। तो यहीं तक चला था मेरा इंटरव्यू। उसके बाद उन्होंने बोला था थैंक यू कैन लीव। तो उसके बाद मैंने लीव कर दिया और 1 महीने बाद इंटरव्यू का रिजल्ट आ गया। तो उसे पता चला कि बाकी लोग जिनका असेसमेंट कुछ अच्छा नहीं जाता है तो वो उन लोगों को एट पार सेलेक्ट कर लेते हैं। इन्फोसिस में रिजेक्शन जल्दी नहीं होता है। इन्फोसिस ऐसी कंपनी है कि वो चाहते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम एम्प्लॉयज उनके पास हो, तो मैक्सिमम इंजीनियर्स को हायर कर ही लेती है। बस यही दिक्कत आती है कि जैसे आपको 5 लाख का अगर पैकेज ऑफर कर रही है और आपका इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं जाता है तो आपको कम पे सेलेक्ट करेगी, लेकिन सेलेक्ट कर लेगी। तो एज अ फ्रेशर तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको 3.6 का भी अगर इन्फोसिस ऑफर दे रही है तो बहुत अच्छी बात है, आप ले लो, क्योंकि इन्फोसिस खुद में एक बहुत बड़ी ब्रांड है। वहां से आप यहाँ एक्सपीरियंस लेकर बाहर निकलते हो। मीर यहाँ में तो यार आप एक यहाँ से चीज अगर मेंशन एक्सपीरियंस मीर यहाँ में यार एक चीज मेंशन करना चाहूंगा। आपने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताया और इसमें हर एक चीज पूछी गई आपसे, लाइक ऊप्स पूछा गया, डेटा स्ट्रक्चर पूछा गया, SDLC पूछा गया, एंड साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया। आई वाज लाइक हर एक, मतलब ऑपरेटिंग एक भी सिस्टम। चीज नहीं छोड़ी आपसे, और हाँ उसके मेनली आपने क्या है ना कि सबके इंटरव्यू के आंसर पहले दिए, ना। एंड आपने सबके आंसर दिए थे, हाँ राइट? हाँ। तो चलो यार। ये ऐसा था ना कि मेरे को पता नहीं था इंटरव्यू में पहले पूछते क्या है। तो जैसे थोड़ा सा जब इंटरव्यू का डेट आया तो मैं पैनिक करने लग गया। तो सीनियर से कॉल, तो ऐसे जाहिर सी बात है जो इन्फोसिस में सेलेक्ट हुए थे लास्ट ईयर तो उनसे पूछना ही था। तो विजय लक्ष्मी नाम की एक मेरी सीनियर मैम है, तो मैंने उन मैम को भी काफी मैसेज कॉल काफी किए थे। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि ये 4-5 सब्जेक्ट है, और जो सचिन जैसा मैंने बताया था उन्होंने भी काफी सारे क्वेश्चंस मेरे को बोले थे कि जैसे ये पार्ट है, ये पार्ट अपना अच्छा रखोगे तो इंटरव्यू तो जाहिर सी बात है। बाकी तो 1 साल पहले कौतुक सर जो थे उन्होंने काफी कुछ क्लियर कर ही दिया था। तो इन तीनों सीनियर का जो था ना काफी हेल्प रहा मेरे लिए। तो इन्होंने मेरे को चलो। बता दिया था कि हाँ ये चीज तो तुम पढ़ लो। तो मैंने अच्छे से पढ़ लिया था।
मैंने DBMS अच्छे से पढ़ लिया था, मैंने DSA पढ़ लिया था, जितना मतलब जरूरी था प्रोग्रामिंग के लिए, कोडिंग के लिए तो आना ही चाहिए। क्योंकि देखिए DSA में बहुत सारे एल्गोरिदम्स, जब आप DSA से बाहर निकलोगे ना, जब आगे जाओगे तो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स में बहुत सारे एल्गोरिदम्स है, लाइक लास वेगास वगैरह सब कुछ है। तो ये जब पावर प्रोग्रामर का रोल है ना, उनमें ये सब पूछते हैं, ताकि जो आपका नॉर्मल DSA है, ये बेसिक क्वेश्चन से आपसे पूछेंगे DSE में और SE के रोल के लिए। तो ये चलो सीनियर से इन्होंने काफी अच्छा, तो मैंने प्रिपेयर कर लिया था इनके थ्रू, मतलब इनके मटेरियल्स के थ्रू। चलो बढ़िया मीर भाई, थैंक यू सो मच। काफी अच्छा वीडियो बन रहा है ये, एंड होप से फ्रेशर्स के लिए काफी काम आएगा, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट सारी रिसोर्सेज भी इस वीडियो में बता दिए कि क्या क्या यूजफुल रहती हैं फ्रेशर्स के लिए और किन किन चीजों पर उनको फोकस करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच मीर। Thank you so much, Anshul. Thank you so much for inviting me here. It was a very wonderful opportunity. Like talking to you, it was very a crucial moment for me. Like coming and sharing my interview with you and with other fellow mates. It will definitely help you. और बात बोलूंगा ना कि जैसे ये प्लेसमेंट का सिनेरियो होता है ना, प्लेसमेंट का जो सिनेरियो होता है, इसमें स्टूडेंट्स को पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि देर सवेर हर कोई प्लेस हो जाता है। बस आपको क्या है कि आप अपने स्किल्स पे ध्यान देते रहो, अपने स्किल्स पे फोकस करो, तो कंपनीज तो बहुत सारी आएंगी। तो आप अपने स्किल्स पे ध्यान देते रहो, आप अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, आप अपना टेक्निकल हैंड मजबूत रखो, तो ऐसा हर कंपनी आपको ढूंढेगी। यस यस, यही मैं मानता हूँ। चाहिए कि काम करने वाला हो। बाकी पैनिक करने से, नर्वस होने से, एंजाइटी में आने से कुछ नहीं होता। जैसे कि बहुत बार होता है कि सामने वाले को लगता है कि हाँ उसका प्लेसमेंट हो गया, उसका प्लेसमेंट हो रहा है, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। तो करने का नहीं है, आपके पास 8 सेम तक टाइम है, 8 सेम के बाद भी टाइम है, आप ऑफ कैंपस भी जा सकते हो। लाइक मेरा तो ये ऑफ कैंपस प्रोग्राम ही है एक तरीके से देखा जाए तो। ये तो कैंपस रिक्रूटमेंट है ही नहीं, क्योंकि इन्फोसिस का खुद का एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म था, एग्जामिनेशन प्रोसेस था। तो मैं यही कहूंगा कि थर्ड ईयर में जो भी अभी मेरे जूनियर्स है, मेरे दोस्त है जो अभी थर्ड ईयर में गए हैं, तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा आप मेहनत कर लो ये 5th सेमेस्टर में, क्योंकि मार्च अप्रैल मई के टाइम पे आपको दोनों एग्जाम देने का मौका मिल जाएगा। तो जितनी जल्दी आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लोगे, तो आप 7th और 8th सेम में जो आपका जो प्रेशर और टेंशन होता है ना, वो खत्म हो जाएगा आपके माथे पर से। लाइक अब तो मैं एकदम फ्री फील कर रहा हूँ, इंटर्नशिप कर रहा हूँ नॉर्मल मशीन लर्निंग से। तो वो इंटर्नशिप में मेरा पूरा फोकस होता है, और थोड़ा मेरा टेक्निकल हैंड मजबूत करने पे, और कि जितना भी स्ट्रांग हो जाए मेरा। बाकी प्लेसमेंट का टेंशन खत्म। बाकी TCS डिजिटल निंजा का भी आया हुआ है, तो उसका फॉर्म भरा, तो उसका भी एग्जामिनेशन वगैरह आएगा। चलो बढ़िया, ऑल द बेस्ट मी। सो ये वाली वीडियो को हम यही एंड करते हैं। चलो ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।